आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर जो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसे हमीर देव चौहान यानी रणथंभौर के चौहानों के बारे में इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि जो एक हमीर देव चौहान था वो कितना महान शासक था। उसने आपके जो खिलजी शासक थे जो दिल्ली के सुल्तान, उनके साथ किस तरह से उनका युद्ध होता है और किस तरह जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमीर देव चौहान जो है वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम आपके राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो राजस्थान के इतिहास के अंदर जब मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को हम जानते हैं तो वहां पे दोस्तों दो तरह के हमारे पास में शासक आते हैं। पहले वे शासक जो आपके मुगल और जो आपके सुल्तान थे, मीन्स जो मुगलों के आपके सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जैसे जयसिंह हो गए आपके। इसी तरह से और भी शासक जो आपके मुगलों के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। दूसरे वे शासक जो मुगलों के प्रतिरोध के रूप में काम कर रहे थे, जैसे हमीर देव चौहान हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गए आपके, और महाराणा प्रताप हो गए। तो जैसे राय सिंह है बीकानेर का शासक, वो आपके सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ जब हम आधुनिक काल में जाएंगे तो वहां भी कुछ ऐसे शासकों के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के अंदर जो आपके अंग्रेजों के सहायक थे, कुछ जो है 1857 की क्रांति में भारतीय लोगों के पक्ष में थे। तो दो तरह के राजा जो है वो हमें राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलेंगे। दो तरह के जो राजा है वो हमें आपके राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलेंगे। उसी में से हम पहला राजा जो आज प्रतिरोध के रूप में लाए हैं, देन नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो रतन सिंह जो है उनकी बात करेंगे। तो इसी तरह एक एक करके हम आप सभी जो राजा है, सभी जो शासक है राजस्थान के इतिहास के अंदर उनकी बात करेंगे। दोस्तों, हमीर देव चौहान जो है वो आप जानते हैं कि रणथंभौर से रिलेट करता है, और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हुए हम किस तरह से ये जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके साथ में आक्रमण होता है, किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके साथ में आक्रमण होता है, और फिर हमीर देव चौहान जो है उसका एवेल्यूशन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस आज के सेशन में हम जो है इस हमीर देव के बारे में पूरी जो आपकी स्टोरी है इनकी, पूरा जो इनका इतिहास है उसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमीर देव चौहान को जानना है तो उसको जानने से पहले उसका नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और इस तरह की तमाम जो जानकारी है उसको लेने से पहले दोस्तों हमें उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। किसी भी ऐतिहासिक घटना को जानने से पहले उसके बैकग्राउंड में जो रीजन है कि वो घटना जो है उसके पीछे क्या कारण थे। तो हमीर देव चौहान जो है उसकी उत्पत्ति या उसके उत्थान के पीछे क्या रीजन थे उसको पहले हम जानते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जब भी चौहानों की बात आती है, दोस्तों आप जानते हो कि जब भी आपके चौहानों की बात आती है तो आपके सामने एक नाम आता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण। वो नाम क्या है आपका? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों आपके कहां से बिलोंग करते थे? अजमेर से बिलोंग करते थे, या अजमेर से थे। आप जानते हो कि दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान जो है उसका मोहम्मद गोरी के साथ में आपके दो आक्रमण होते हैं। पहला 1191 का जो तराइन का बैटल ऑफ तराइन जो है वो आपके फर्स्ट, और बैटल ऑफ तराइन जो है वो आपके सेकंड 1192 की। तो आप जानेंगे कि जब हम राजस्थान के इतिहास के अंदर दोस्तों शासकों को पढ़ेंगे तो आप जानिए कि एक आपके सामने क्या रहेगा। एक रहेगा दिल्ली और दूसरा रहेगा राजस्थान। दिल्ली जो होगी वहां पे क्या होंगे? आपके सुल्तान होंगे, और वो सुल्तान कौन होंगे? मुगल सुल्तान होंगे या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होंगे। देन हम राजस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों मोस्टली जो है आपके राजपूत शासक होंगे, उसमें अलग अलग टाइप के आपके मिलेंगे। कछवाहा शासक है आपके, और आपके जो है चौहान शासक है आपकी सांग, जो आपके राणा सांगा है। इस तरीके से महाराणा प्रताप जो सिसोदिया वंश है, गोहिल वंश से संबंधित है। तो तमाम जो राजपूत है वो आपको मिलेंगे। तो बात इसकी हमीर देव चौहान की करें दोस्तों, उससे पहले हम
ये जान लेते हैं कि जब 1191 और 1192 की बात कर रहे हैं हम, तो 1192 में आप देखते हो कि तराइन का बैटल ऑफ तराइन जो है सेकंड वो होता है, और उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान जो है उसको हरा दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। अब जैसे ही दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया जाता है, तो मोहम्मद गौरी जो है वो आपका अजमेर पे आपका आक्रमण करता है, और अजमेर राज्य जो है उसे अपने अधीन कर लेता है। क्योंकि वहां का जो राजा था, वहां का राजा कौन था दोस्तों? मोहम्मद गौरी, सॉरी, आपका पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है, देन आपका अजमेर जो है वो किसके अंडर में आ जाता है? अब मोहम्मद गौरी के अंडर में। अजमेर जो है वो किसके अंडर में आ जाता है? ये अजमेर जो है वो किसके अंडर में आ जाता है आपका? ये अजमेर जो है दोस्तों ये मोहम्मद गौरी के अंडर में आ जाता है, और जैसे ही मोहम्मद गौरी के अंडर में आता है, तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान जो है उसका एक बेटा होता है, और उस बेटे को वहां का शासक बनाया जाता है। इस बेटे का नाम जो है मोहम्मद गौरी का, इसका नाम होता है दोस्तों गोविंद राज। गोविंद राज जो है वो कौन है? आपका पृथ्वीराज चौहान का बेटा है, जिसको मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आपका अजमेर का शासक बना दिया जाता है, और इस शर्त के साथ बनाया जाता है कि वो उनकी अधीनता स्वीकार करेगा, उनके दास के रूप में वहां पे काम करेगा। और सेकंड क्या करेगा कि गोविंद राज जो है वो आपके मोहम्मद गौरी जो है उसको कर देता रहेगा, राजस्व वसूल जो है मोहम्मद गौरी उनसे करता रहेगा। ये दो शर्तों के साथ में इसको बनाया जाता है। ये कौन कौन सी? पहली जो है वो दासता के रूप में उसको पद जो है वो स्वीकार करेगा, देन सेकंड जो है वो टैक्स क्या करेगा, उसको आपके मोहम्मद गौरी जो है उसको पे करेगा। दोनों शर्तों को आपका गोविंद राज जो है वो दोस्तों मान लेता है, और जैसे ही गोविंद राज मान लेता है, उसको अजमेर का आपका शासक नियुक्त किया जाता है। अब गोविंद राज जो है दोस्तों, इसको शासक जब नियुक्त किया जाता है, तो वहां पे जो चौहान लोग होते हैं अजमेर के अंदर, क्योंकि अजमेर जो था वो पूरी तरह चौहानों के अंडर में था, तो बाकी जो चौहान है पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के, क्योंकि उनको मौत के घाट उतार दिया था, देन गोविंद राज जो है उसको शासन दिया जाता है। अब बाकी जो वहां पे आपके चौहान शासक थे, उन्होंने अजमेर के ऊपर इस तरह से गोविंद राज द्वारा मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने इसका विरोध किया। इसका जब दोस्तों इन्होंने विरोध किया आपका, तो इनका जो युद्ध है या इनकी जो आक्रमण है वो किसके साथ होना था? अब गोविंद राज के साथ, क्योंकि दिल्ली में बैठा था मोहम्मद गौरी, तो गोविंद राज को यहाँ से ये लोग खदेड़ देते हैं, मार के भगा देते हैं। जब दोस्तों गोविंद राज जो है, गोविंद राज को गोविंद राज के चाचा होते हैं हरिराज, और हरिराज और अन्य चौहान मिलके इसको भगा देते हैं। और जब यह अजमेर से भाग के आपका कहाँ पे जाता है? रणथंबोर। देखिए ये अजमेर में होता है यहाँ पे, और जब इसको गोविंद राज जो है, इस गोविंद राज को इसके चाचा, यानी इसके चाचा जो है हरिराज, ये इसके नेतृत्व में इन पे आक्रमण होता है, और ये कहाँ पे चले जाते हैं? आपके रणथंबोर जो है सवाई माधोपुर में, वहां पे चले जाते हैं। वहां पे जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो वहां पे ये शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं अपनी, कुछ दिन वहां पे गुजारते हैं, देन वापस से इनको अजमेर लाया जाता है। वो कहानी भी हम समझेंगे। तो जब ये यहाँ से वहां जाते हैं, तो रणथंबोर के अंदर पहली बार जो है चौहानों का शासन स्थापित करते हैं। इसीलिए रणथंबोर के अंदर शासन जो है वो स्थापित करने के कारण आपका गोविंद राज जो है उसको रणथंबोर चौहानों का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका गोविंद राज के द्वारा। तो मैं भी यहाँ तक जो है आपके ये स्टोरी जो है वो समझ में आ गई। अब दोस्तों गोविंद राज जब भाग के आपका रणथंबोर आता है और अपनी शक्ति का विकास करता है, तो उसके बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस है। उसमें दोस्तों हमें एक शिलालेख मिलता है, और वो शिलालेख कहाँ पे है? रणथंबोर के पास में आपका वो शिलालेख जो है दोस्तों, वो कहाँ पे आपका रणथंबोर के पास में है। और ये विक्रम संवत 1272 का एक शिलालेख है, जिसको मंगलाना शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये मंगलाना शिलालेख जो है दोस्तों, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि गोविंद राज जो है उसको उसके चाचा हरिराज ने मार के भगा दिया था अजमेर से रणथंबोर, और ये रणथंबोर में आपका आते हैं। तो ये शिलालेख प्रमाणित करता है कि गोविंद राज जो था वो क्या था? यहाँ का प्रवर्तक था। दूसरा दोस्तों महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर
गोपीनाथ शर्मा है वो बताते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय जो था उसी का पुत्र था गोविंद राज, और जो आपका रणथंबोर चौहानों का प्रवर्तक माना जाता है। जो आपको रणथंबोर चौहान जो है उसका प्रवर्तक माना जाता है। तो ये दो साक्ष्य है हमारे पास में, एक आपका गोपीनाथ शर्मा का जो इसको स्वीकार करते हैं रणथंबोर के चौहानों का प्रवर्तक, और दूसरा मांगलानाथ शिलालेख जो विक्रम संवत आपका 1272 का है। अब देखिए दोस्तों, गोविंद राज की कहानी हमने देख ली कि गोविंद राज जो था वो आपका पृथ्वीराज का पुत्र था। देन गोविंद राज के बाद में गोविंद राज के बाद में आपके इस जो आपके रणथंबोर के जो चौहान थे उनके कुछ और उत्तराधिकारी मिलते हैं, और उसके बाद इस लेक्चर में जिसकी बात करने वाले हैं हम मुख्य रूप से हमीर देव चौहान, उसकी उत्पत्ति होती है। तो हमीर देव चौहान जो है, गोविंद राज पहला होता है, देन आपका हमीर देव चौहान होता है, और ये हमीर देव चौहान जो होता है इसके बीच में आपके कई सारे जो है वो शासक और आते हैं दोस्तों, जिसमें की बात करें तो कलहन देव है पहला, देन आपका दूसरे की बात करें तो प्रहलादन है, फिर वीर नारायण है, वाघ भट्ट है आपका, जेतर सिंह है। तो ये सारे जो है इसके बीच में आते हैं आपके, लेकिन इनका कोई महत्वपूर्ण आपका कालक्रम नहीं माना जाता है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका महत्व नहीं है ज्यादा। फिर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा जो है वही इन उत्तराधिकारियों की हम करेंगे। तो जैसे ही गोविंद राज जो है उसके बाद आपका कौन आता है, कलहन देव। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे चेंज होता है वैसा ही आपकी दिल्ली जो सल्तनत है उसके अंदर शासक चेंज होते हैं। पहले आप देखेंगे कि वहां पे जो है मोहम्मद गोरी है, देन कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, देन आपकी जो है रजिया सुल्तान है, उसके बाद बलबन है, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है जिसमें आपके जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, देन आपके अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। तो ये सारी जो चेंजेस है वो आपके राजस्थान में भी चलते रहते हैं, और आपके इधर जो है रणथंबोर जो है वहां पे भी चलते रहते हैं। तो चौहानों के अंदर भी नए नए शासक आते हैं, जैसे हम नाम से देख रहे हैं, वैसे ही आपके दिल्ली के अंदर भी क्या होते हैं, नए नए सुल्तान आते हैं। अब इसके बाद जैसे ही कलन देव आता है तो आप देखेंगे इसके बारे में जब हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो हमें दो तीन चीजें बेसिकली याद रखनी है। एक तो उस समय दिल्ली के अंदर कौन सा सुल्तान था, जब अजमेर के अंदर ये आपका राजा था तो दिल्ली के अंदर कौन था। दूसरा, उसके और उसके बीच में क्या हुआ, ये विशेष विवरण में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, देन डिटेल में आप जो है हमीर देव चौहान की बात करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हमने आपको टेबल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि गोविंद राज के बाद जो उसके उत्तराधिकारी है और दिल्ली के जो सुल्तान है वो आपके कौन कौन थे, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए कि यहाँ पे जब आपका दिल्ली का सुल्तान होता है मोहम्मद गोरी, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में मोहम्मद गोरी का जो दास होता है वो दास होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो उसी समय आपका गोविंद राज के बाद जो आपका चौहानों का जो राजा है वो कौन होता है, कलन देव। अब इनके बीच में क्या होता है, 1206 में आपके मोहम्मद गोरी के बाद में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है, और उसी समय गोविंद राज का पुत्र होता है कलहन देव चौहान, ये बनता है। दोस्तों ये जो कलहन देव चौहान है और इसके बीच में जो संबंध है वो आपके क्या है, अच्छे संबंध है। और अच्छे संबंध इसलिए है कि गोविंद राज जो है वो भी दिल्ली के जो मोहम्मद गोरी था उसको कर देता था, उसकी बात मानता था, उसके अधीन काम करता था। वैसा ही सेम काम जो है कलन देव किसके अधीन कर रहा है, आपका कलन देव जो है दोस्तों वो आपका इस कुतुबुद्दीन ऐबक के दास के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, टैक्स उसको दे रहा है, तो उसके जो रिलेशन है दोनों के वो अच्छे हैं। तो यहाँ तक दिल्ली और रणथंबोर जो है उनके बीच रिलेशन आपके अच्छे चल रहे हैं, यहाँ तक कोई युद्ध नहीं होता है। देन जैसे ही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो दिल्ली में आता है इल्तुतमिश, और इधर जो है कलहन देव के बाद में दो शासक आते हैं, पहला प्रहलादन और दूसरा आपका वीर नारायण। अब दोस्तों देखिए कि प्रहलादन जो था, प्रहलादन जो था वो तो चौहानों का सामंत था, और चौहानों के सामंत के रूप में वहां पे काम कर रहा था, चौहान सामंत के रूप में काम कर रहा था, और उसके संबंध जो है वो आपके इल्तुतमिश के साथ में बहुत अच्छे थे। तो गोविंद राज
कहलन देव और प्रहलादन, ये तीन जो पहले शासक थे, इनके संबंध आपके दिल्ली के सुल्तानों के साथ अच्छे थे, इसीलिए इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। अब बात जो है आपकी शुरू होती है दोस्तों, वो होती है वीर नारायण को लेकर। वीर नारायण जो है वो अपने पूर्वजों की भांति, यानी वो आपके पृथ्वीराज चौहान जो था थर्ड, उसकी भांति वो क्या था, एक अपने आप में जो सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं जिसको, या अपने आप में अपने आप को बड़ा एक शासक के रूप में वो रिप्रेजेंट करता था। और वही वीर नारायण जो है उसकी बाद में आपके इल्तुतमिश के साथ में अनबन हो जाती है, ये टैक्स देना बंद कर देता है, इसका कहना मानना बंद कर देता है। देन वीर नारायण जो है इसके ऊपर इल्तुतमिश जो है वो आपका आक्रमण करता है, लेकिन वीर नारायण वहां पे महान शासक के रूप में इल्तुतमिश के आक्रमण को आपका ध्वस्त कर देता है। वापिस से इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली में आ जाता है। लेकिन जब इल्तुतमिश इस हार का बदला लेने के लिए उसे दिल्ली बुलाता है, धोखे से उसे दिल्ली बुलाया जाता है, उसके साथ वार्ता संधि की जाएगी ये कह के उसे दिल्ली बुलाया जाता है, और दैन दिल्ली में ही उसे जहर देके मरवा दिया जाता है। तो वीर नारायण जो एक महान शासक था, उसको इल्तुतमिश के द्वारा धोखे से मार दिया जाता है। तो ये इल्तुतमिश तक की हमने दोस्तों कहानी पढ़ी दिल्ली के अंदर। अब देखिए, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश भी होता है और रजिया सुल्तान भी होती है। दोनों के समय में एक और शासक जो आपका जो रणथंबोर का जो चौहान शासक है वो आता है, उसका नाम होता है दोस्तों वाघभट। वाघभट जो है वो, हालांकि उसका रिलेशन जो है वो क्या था, इस वाघभट का जो रिलेशन है ये इसका गोविंद राज जो था उसके पुत्र के रूप में नहीं था, या वीर नारायण के रूप पुत्र के रूप में आपका नहीं था, पुत्र नहीं था, बल्कि ये कौन था, ये जो है दोस्तों यह इसका चाचा था वीर नारायण का। और वीर नारायण के चाचे ने वीर नारायण के समान ही वो क्या था, इसका दुश्मन था, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका दुश्मन था। और वो अपने भतीजे वीर नारायण का बदला लेने के लिए इन दिल्ली के सल्तनत जो शासक थे उनको टैक्स नहीं देता था, उनके अधीनता स्वीकार नहीं करता था। और देन जो है 1226 में इल्तुतमिश है और रणथंबोर पे अधिकार कर लेता है। हालांकि दोस्तों देखिए कि बात करें अगर वाघभट की, तो वाघभट एक महानतम शासक था, वो काफी समय तक जो है वो दिल्ली आपके रणथंबोर की रक्षा करता है। और फिर बाद में इल्तुतमिश के बाद में आपकी रजिया सुल्तान जब शासक बनती है, तो रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी के नेतृत्व में रणथंबोर पे आक्रमण किया। मुसलमानों ने 1248 और 1253 में दुर्ग को फिर से जीतने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार जो है वो इस यहाँ पे रजिया सुल्तान जो है वो हार जाती है। और रजिया सुल्तान जैसे ही हारती है, तो वाघभट जो है वो अपने आप को अधिक शक्तिशाली शासक के रूप में रिप्रेजेंट करता है, या अधिक शक्तिशाली वो अपने को दिखाने लगता है। तो यहां तक जो है हमने बात की दोस्तों रजिया सुल्तान और वाघभट के संबंध में। अब देखिए दोस्तों, इससे आगे रजिया सुल्तान के बाद में आएगा आपका बलबन, और इधर कौन आएगा। जैसे ही बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है दोस्तों, तो यहाँ भी काफी कुछ चेंज आपका रणथंबोर के अंदर होता है। और रणथंबोर में आपका जेतर सिंह, जय वर्मा, जय सीमा जो है वो एक ही शासक के नाम है, यानी जेतर सिंह जो है उसी के ये नाम है। हो सकता है अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग मिले, जय सीमा भी मिल सकता है, जय वर्मा भी मिल सकता है, जेतर सिंह भी मिल सकता है। ये आपका चौहानों की ओर से शासक बनता है। और ये वाघभट्ट जो था उस वाघभट्ट का पुत्र था। और ये जेतर सिंह जो है वो सिंहासनारूढ़ होता है आपका 1254 में। तो उस समय दिल्ली में जो शासन था वो आपका बलबन का था। दोस्तों देखिए कि आमेर के कछुआ राजा को मारकर उसने आमेर का कुछ भाग जो है वो अपने आप में मिला लिया था। तो जेतर सिंह जो है दोस्तों काफी महान शासक था। जेतर सिंह ने मालवा जो था उस पर भी अधिकार कर लिया था, और अनेक छोटे छोटे जो आपके शासक थे उसको भी उन्होंने जीता था। उस समय जो उन्होंने मालवा का राजा जय सिंह तृतीय और धारा का शासक जो था वो उसको हरा दिया था। और डॉक्टर डीसी सरकार के मतानुसार दूसरा नाम जो है वो जय वर्मा इसका ही था, जिसकी बात हमने पहले ही आपको बता दी थी। दोस्तों जेतर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि जेतर सिंह ने आपका जो आपके दिल्ली के सुल्तान से उनका विरोध किया, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि एट लास्ट और फाइनली जाके आपके बलबन जो है उसने उसको बाध्य कर दिया था कर देने के लिए या टैक्स देने के लिए। इसको
आपका जेतर सिंह को। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रणथंबोर चौहानों का ऐसा कौन सा शासक जिसको बलबन ने एट लास्ट या लास्ट टाइम पे जाके आपको टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया था, तो वही था जेतर सिंह, जयवर्मा, जय सिंघा। ये सब एक ही के नाम है। तो हमने दोस्तों गोविंद राज से लेके जेतर सिंह की कहानी, उनकी स्टोरी, उसके समय में दिल्ली में कौन कौन सुल्तान थे और किस किस के साथ में युद्ध हुए हमने देखे। पहले तीन जो थे उनके टाइम में शांति काल था, देन लास्ट वाले जो तीन है उनसे विरोध जो है वो आपका शुरुआत होता है, और वही विरोध जो है हमीर देव चौहान के रूप में आपका बहुत परवान पे चला जाता है। और देन ऐसा समय आता है जब आपके हमीर देव चौहान या रणथंभौर के चौहान जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस हमीर देव चौहान की बात करते हैं उसका टाइम पीरियड है आपका 1282 से लेके और 1302 तक का। 1282 से लेके 1301 तक का उसका टाइम पीरियड है। और ये हमीर देव चौहान जो है इसकी कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे करेंगे। बेसिक बातों में दो चीजों को यहाँ पे हम दर्शाएंगे, देन उसके बाद जो है इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन जो है हम आगे इसी लेक्चर में करेंगे। पहले इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं दोस्तों, और दूसरा हमीर देव को जानने के हमारे पास में क्या क्या पाठ्यात्मक स्रोत है उसकी बात करते हैं। दोस्तों पहले अगर बात करें हम, तो पहले हम बात करते हैं कि जो आपका हमीर देव चौहान था उसका सामान्य परिचय क्या है। हमीर देव चौहान जो था उसका पिता का नाम क्या था, जेतर सिंह था। देन माता का नाम जो था वो हीराते थे। इसकी रानी का नाम यानी इसकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था, रंग देवी था। और इस हमीर देव चौहान की एक पुत्री थी जिसका नाम देवल दे था। तो ये इसके सामान्य परिवारों के या जो फैमिली थी उसके बारे में हमने बात की। इसकी माता, पिता, पुत्र, पुत्री, और इसके पुत्र कोई था नहीं, और इसकी रानी के बाद। देन हमीरदेव चौहान जो था उसके पास दो सेनापति थे, रणबाल और रतिबाल। ये दोनों ही इसके धोखेबाज निकले, जिनकी डिटेल में डिस्कशन हम इसी लेक्चर में आगे जाके करेंगे। और इसके अलावा हमीरदेव चौहान जो था उसका गुरु था जिसका नाम था राघव देव। हमीरदेव चौहान जो है उसको बांका हमीर या बंका हमीर, हमीर हटीला के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये इसके उपनाम के रूप में है। हमीर देव जो चौहान है दोस्तों 6 दर्शनों की पूजा करता था। हमीर देव चौहान के पिता ने 32 वर्ष तक आपका शासन किया था रणथंबोर पे, इसीलिए इसने रणथंबोर के अंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। हमीर देव चौहान जो है उसने अपनी पुत्री पद्माला, या जिसको देवल दे कहते हैं, उसकी याद में पद्माला तालाब का निर्माण करवाया था। और अमीर देव चौहान के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि उसने 17 वॉर जो है वो आपके किए थे, 16 यानी 16 वॉर वो जीते थे, केवल एक वॉर जो लास्ट वाला था वो हारे थे। हमीर देव चौहान जो है उसका त्रिलोक्य मंदिर के नाम से उसके आवास को जाना जाता था। वहां पे वो जहां पे रहता था उसके महल को त्रिलोक्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। हमीर देव चौहान जो है उसने एक यज्ञ करवाया था दोस्तों, और उस यज्ञ का नाम था कोटिचेचन यज्ञ। कोटिजन यज्ञ जो है वो महत्वपूर्ण यज्ञ था, उसमें वो मौन व्रत धारण करता है। जब आपका जलालुद्दीन खिलजी आपके इसके ऊपर आक्रमण करता है तब वो कोटिजन यज्ञ में बैठा हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हमीर देव चौहान जो था उसका दरबारी कवि था विजयादित्य। हमीर देव चौहान जो है दोस्तों वो खुद एक बड़ा कवि था, उसने कई पुस्तकें जो आपकी लिखी थी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि हमीर देव चौहान जो है उसके विषय में हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत है वो क्या क्या है, किस प्रकार से किन ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से हमीर देव चौहान जो है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों पहला हाथ आपका काव्य जो आता है वो आता है हमीर महाकाव्य, यानी नैन चंद्र सूरी द्वारा ये लिखा जाता है, जिसमें हमीर देव चौहान जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें आपकी बताई जाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमीर देव चौहान ऐसा शासक था आपका मध्यकालीन राजस्थान का जिसके बारे में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक स्रोत जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अमीर हट जो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया था, और इन सब पुस्तकों के बारे में किसी न किसी एग्जाम में आपसे कोई ना कोई पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि ये जो पुस्तक है ये आपके हमीर देव चौहान से रिलेट करती है, ये किसके द्वारा लिखी गई, या लेखक की रचना, या लेखक का नाम देके आपसे पुस्तक की रचना के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो हमारे स्रोत है ये सब महत्वपूर्ण स्रोत है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों एक एक करके इनको जानते हैं कि हमीर महाकाव्य मीन्स नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखा जाता है। हमीर हट आपका चंद्रशेखर लिखता है। हमीर रासो सारंगधर लिखता है जो 13वीं शताब्दी का है। हमीर रासो जोधराज कीर्त भी है आपका, सारंगधर भी लिखता है हमीर रासो को, और जोधराज है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखें तो जोधराज का जो है दोस्तों हमीर रासो वो आपका ज्यादा महत्वपूर्ण। हमीर या भंडाऊ भंडाऊ जो है वो व्यास द्वारा रचित है। हमीर बंधन अमृत कलाश द्वारा रचित है। सूरजर्जन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा, हमीर खुसरो का खुजाई जून फतू है, और इसामी की फुतू सलातीन है, और बरनी की तारीख फिरोज शाही है। और ये तीनों जो आपके लास्ट वाली पुस्तक है दोस्तों, इसमें जब जलालुद्दीन आता है आपका आक्रमण के लिए, अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो देन उस टाइम का जो विवरण है ये हमें इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हमने दोस्तों इसके अंदर बात की थी कि हमीरदेव चौहान जो है उसको जानने के क्या क्या स्रोत है और उसका सामान्य परिचय क्या है। आगे चलिए और बात हमीरदेव चौहान के युद्धों की करते हैं। देखिए दोस्तों, जेतर सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है, जेतर सिंह इसका पिता होता है, और जैसे ही मृत्यु होती है तो हमीरदेव चौहान जो है वो वहां का एक महानतम शासक और शक्तिशाली शासक बनता है। और हमीरदेव चौहान जब आपका रणथंबोर का शासक बनता है तो दिल्ली में भी एक, दिल्ली जो सल्तनत थी वहां भी एक चेंज होता है, वहां पे नया शासक आता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था पहले कि चेंज हो रहा है, वैसे ही वहां पे दिल्ली में भी साथ साथ कोई ना कोई शासक या राजा या सुल्तान आपका चेंज हो रहा है। अब देखिए कि अब दोनों जो थे वो क्या थे, महान थे। यानी एक तरफ आपका जलालुद्दीन है, दूसरी तरफ आपका रणथंबोर में हमीरदेव चौहान है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो हमीरदेव चौहान जो थे वो जैसे ही शासक बनता है तो उसकी दो नीतियां वो अपनी लागू करता है। ये दो उसके उद्देश्य होते हैं। वो अपने दो ऑब्जेक्टिव के साथ में आगे बढ़ता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि उसके अपने साम्राज्य का विस्तार करना। हमीरदेव चौहान ये चाहता है कि मेरा जो साम्राज्य है वो रणथंबोर से आगे पूरे राजस्थान, और ना केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली तक जाए। ऐसा उनका एक उद्देश्य था, साम्राज्य का विस्तार करना। और दूसरा था कि रणथंबोर जो है उस दुर्ग को मुगलों से किस प्रकार से उसकी रक्षा की जाए, इसको लेके वो अपना नीति जो है या उसकी मेथड जो है वो तैयार कर रहा था। तो हमीरदेव चौहान जो है उसके बारे में ये कई बार हमसे पूछा जाता है कि जब वो शासक बनता है तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे। पहला उनका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवादी नीति, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है। सेकंड था कि रणथंबोर की रक्षा जो है वो आगे इन दिल्ली के सुल्तानों से करना। अब इनको डिटेल में हम जानते हैं दोस्तों एक एक करके कि अपने साम्राज्य का विस्तार का। जब दोस्तों आपका हमीरदेव चौहान दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो वो केवल और केवल रणथंबोर से संतुष्ट नहीं होता है। वो चाहता है कि इस छोटे से राज्य की बजाय मैं एक बड़े जो राज्य है उसका शासक बनूं, बड़े राज्य पे मैं क्या करूं, राज करूं। देन इसी नीति के तहत वो क्या करता है आपका, सबसे पहले जो है वो भीमरथ शासक जो होता है अर्जुन, इस अर्जुन को पराजित करता है। और इस अर्जुन जो है ये कहाँ का था, मांडलकूटा का था। और मांडलकूटा जो है ये क्या था, मांडलगढ़ को ही मांडलकूटा कहा गया है। और मांडलगढ़ जो है दोस्तों ये आपका उदयपुर का था। और इसी समय उदयपुर में आपका शासक जो था वो जयसिंह। तो दोस्तों देखिए, आप बात करें कि पहले वो किसको हराता है, आपका शासक अर्जुन को हराता है। जैन आपके मांडलगढ़ की राजा जय सीमा को हराता है। जब दो राजाओं को हरा देता है तो उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं मेरी शक्ति जो है उसमें इंप्रूव हो रहा है, मैं और ज्यादा जो है राज्य अपने आप में विस्तृत कर सकता हूँ। इसी क्रम में वो आपकी भीमसर, चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, तिरुभुवन आदि जो है, तिरुभुवनगिरी आदि की विजय करता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में वो एक यज्ञ करता है जिसको कोटिजन यज्ञ के नाम से जानते हैं। इन्हीं जीत के उपलक्ष्य में वो किस यज्ञ का आपका आयोजन करता है दोस्तों, कोटिजन यज्ञ का। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि हमीरदेव चौहान जिसको कोटिजन यज्ञ करने के लिए आपका माना जाता है वो किसके उपलक्ष्य में करता है। वो नए नए आपके क्षेत्र जो है वो साम्राज्यवाद नीति के तहत जब अपने शासन में अपने राज्य के अंदर मिलाता था तो उस समय वो कोटिजन यज्ञ करता था, यानी दिग्विजय नीति के तहत जो है वो आपका ये यज्ञ करता था। तो पहला जो पॉइंट है वो ये था
कि किस प्रकार से दोस्तों आप देखिए साम्राज्य का वो विस्तार करता है, अपने आसपास के शासक जो है उसको हराता है और अपनी शक्ति में वृद्धि करता है। अब देखिए दोस्तों हबीर देव जो है उसकी दिग्विजय की समीक्षा की उसकी दिग्विजय है, यानी इतने सारे उसने क्षेत्र को जीता, तो उनकी समीक्षा के रूप में अगर हम देखें दोस्तों, तो हमीर देव चौहान जो है वो आपका वो अपनी शक्ति में वृद्धि करता है लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो कहते हैं कि राजकीय लेखों में उनके सैनिक अभियानों को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया और उसे दिग्विजय से समन्वित कर दिया। यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसकी समीक्षा करते हुए दोस्तों कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था जिसमें दिग्विजय नीति जैसा दिखाई दे। हाँ, ये जरूर है कि आपका हमीर देव चौहान जो था वो अपने आसपास के राजाओं पे अपनी सैनिक कार्रवाई करता था, उनसे माल लूटता था, धन लूटता था, और उनका जो आपका विजय अभियान था वो केवल और केवल अन्य राजाओं से आपका धन प्राप्ति का था। दिग्विजय जैसा कोई इसमें रोल नहीं था, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये केवल आपका सैनिक कार्रवाई थी। जब दोस्तों आपकी सैनिक कार्रवाई बढ़ गई और आपके हमीरदेव चौहान जो है उसको ये लगने लगा कि मैं अब बहुत शक्तिशाली शासक हूँ, और देन किसी भी शासक के सामने मैं अब नतमस्तक नहीं होऊंगा, तो इसी क्रम में वो क्या होता है कि जो है वो आपका थोड़ा और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, और अपने साम्राज्य जो है उसको बढ़ाने के चक्कर में उसका तनाव जो है वो दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन के साथ में बढ़ जाता है। जिस जलालुद्दीन के साथ में उसका बढ़ता है, उस जलालुद्दीन के पास बाद साथ में उसका युद्ध होता है, देन उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में भी युद्ध होता है। उन युद्धों की भी बात करते हैं हम कि किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके साथ में इस दिग्विजय के बाद में उसका युद्ध होता है। अब देखिए दोस्तों कि हमीर देव चौहान और दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली के दो सुल्तानों के साथ में आपका हमीर देव चौहान जो है उसका युद्ध होता है। उसके साथ में दो आपके शासक होते हैं, दोनों शासकों के साथ में आपका युद्ध होता है, पहले आपका जलालुद्दीन खिलजी। अब जैसे ही 1286 में दोस्तों आपकी बलबन की मृत्यु होती है दिल्ली में, तो दिल्ली की गद्दी पे एक शासक बैठता है जो आपका 1290 का शासन जो है वहां से उसका आरंभ होता है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। जब दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी जो है वो आपका दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, तो उसका ध्यान आपके रणथंबोर की तरफ जाता है, क्योंकि रणथंबोर जो था वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे सामरिक और भौगोलिक दो शब्दों को हम थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक जो है उसका मतलब है कि ऐसा दुर्ग था जिसको जीत पाना जो है आपका काफी मुश्किल था, और ये ऐसा दुर्ग था जिसके अंदर अगर कोई शासक विपत्ति काल में अगर शरण ले लेता था तो उस पे खतरा जो है वो ना के बराबर था, क्योंकि ऊंची पहाड़ी परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके गुजरात में जाने के लिए या अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए ये महत्वपूर्ण आपका स्थान था। अगर इसको नहीं जीता जाता तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टिकोण से जो क्षेत्र है या सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक जो क्षेत्र था, एक जो साइड थी, वो आपकी खाली रहती आपके अलाउद्दीन खिलजी की। तो दोस्तों देखिए कि जब आपको 1290 में आपका अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी जो है वो आपका गद्दी पे बैठता है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ज्यादा युद्ध प्रेमी नहीं था, और उसने क्या किया कि रणथंबोर जो था उसकी तरफ ध्यान किया, और उसने रणथंबोर जो है उसके दुर्ग पे अधिकार करना अपना कर्तव्य माना या अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य उसने बनाया, ताकि वो अपने साम्राज्य जो है उसकी रक्षा अच्छी तरीके से कर सके। अब बात आती है कि जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों आपके रणथंबोर पे आक्रमण क्यों किया। दोस्तों देखिए कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो ये जानता था कि रणथंबोर का जो दुर्ग है वो आपके राजस्थान के दुर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सवाई माधोपुर से 12.8 किलोमीटर तथा जयपुर से 132 किलोमीटर, और अरावली पहाड़ जिसकी श्रेणी पे ये बनाया गया था, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो थी वो 1578 थी। तो हमने पहले ही बात की थी कि बहुत बड़े ऊंचाई पे उसका निर्माण किया गया था, जहां पे युद्ध के समय में किसी के द्वारा पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। अब दोस्तों ये दिल्ली से भी आपका काफी दूर था, लेकिन
महत्वपूर्ण होने के कारण ये आपका कहीं ना कहीं दिल्ली के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, दिल्ली के शासकों के दिलों के बहुत नजदीक आ गया। और दिल्ली से दूर होने के कारण अमीर खुसरो जो है वो कहते हैं कि रणथंबोर का दुर्ग जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है, क्योंकि इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो आपका 360 किलोमीटर के आसपास जो है वो दिल्ली से ये दूर था। ये दुर्ग है, आपको दिखाई दे रहा है रणथंबोर का दुर्ग जो है एक पहाड़ी पे बना हुआ है दोस्तों। और ये इस दुर्ग का निर्माण जो है वो आपका, इस दुर्ग का निर्माण जो है उस पलदक्स राजा जो है ये करवाता है 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में ये करवाता है दोस्तों। और रणथंबोर जो है यहाँ पे कई प्रसिद्ध लड़ाइयां होती है। रणथंबोर जो दुर्ग है वो भौगोलिक और आपकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखिए कि जलालुद्दीन जो है वो आपके रणथंबोर पे दो आपके आक्रमण करता है, और दोनों ही आक्रमण वो हार के चला जाता है। पहले मैं बात करूं दोस्तों तो 22 मार्च 1291 को जलालुद्दीन जो है वो सर्वप्रथम आपके रणथंबोर विजय के लिए रवाना होता है। रणथंबोर के पास में ही दोस्तों एक दूसरा आपका किला होता है जिसका नाम झाइन होता है। रणथंबोर के पास में ही दोस्तों आपका दूसरा किला होता है और जिसका नाम झाइन होता है। और झाइन के बारे में कुछ इतिहासकार ये मान के चलते हैं कि झाइन का किला जो था वो की था, की ऑफ द रणथंबोर फोर्ट कौन था? झाइन। अगर झाइन के दुर्ग को जीत लिया जाएगा तो रणथंबोर जो है उसको भी जीत लिया जाएगा। यानी अगर आपके हाथ में चाबी लग जाती है झाइन दुर्ग के रूप में तो आप रणथंबोर दुर्ग जो आप ताला कह सकते हैं उस ताले को आप खोल सकते हैं। तो इस झाइन दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। और इस झाइन जो दुर्ग है इस पे इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको आपके जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके सैनिक उजाड़ने का प्रयास करते हैं या उजाड़ने लगते हैं, जिससे ये सोचते हैं कि इसकी खाद्य सामग्री है वो आपकी नष्ट हो जाएगी। और जब आपकी खाद्य सामग्री नष्ट हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं दुर्ग पे आक्रमण करना आपका आसान हो जाएगा। इन सब की पुष्टि आपकी कौन करता है? अबुल फजल की खजाइदुल उल फतूज है उसमें हमें मिलती है। और हमीर जो है, हमीर ने अपने सेनापति, यहाँ पे हमीर जो है वो अपने सेनापति गुरदास सैनी को भेजता है इस जलालुद्दीन के पहले आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ अपने आक्रमण करने के लिए जो है किस सेनापति को भेजा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो गुरदास सैनी को भेजा जाता है दोस्तों। और इस संघर्ष में आपका जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सफल रहता है। हमीर देव चौहान का सेनापति यानी गुरदास सैनी जो है वो इस आपके युद्ध में मारा जाता है। और बहुत से राजपूत जो है वो आपके मारे जाते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये लिखते हैं दोस्तों कि झाइन के दुर्ग जो था उस पर अधिकार हो जाता है आपका जलालुद्दीन का। और जलालुद्दीन जो है वहां पे समस्त आपके देवालय यानी मंदिर और समस्त आपके प्रसाद जो है उसको धाराशाही कर देता है। झाइन की वजह से जलालुद्दीन जो है उसका साहस बढ़ गया और वो रणथंबोर की ओर बढ़ा। अब रणथंबोर जो दुर्ग है वो उसके चारों ओर घेराबंदी की गई, परंतु हमीर देव ने, सुल्तान जो है उसके सारे प्रयासों को विफल कर दिया। तो देखिए पहले जो आपका 1290 में आपका जलालुद्दीन का आक्रमण होता है तो दोस्तों उसमें झाइन के दुर्ग की विजय होती है, लेकिन हमीर देव चौहान का जो रणथंबोर दुर्ग है वो जीत पाने में आपका जलालुद्दीन सफल नहीं होता है। सुल्तान जो है यानी जलालुद्दीन को खुद को लगने लगता है कि ये अब आपका जो रणथंबोर का दुर्ग है इसको जीत पाना संभव नहीं है, तो वो आपका दिल्ली वापस लौट जाने का फैसला करता है। और इस प्रकार से वो वापस दिल्ली चला जाता है केवल झाइन के दुर्ग और वहां पे अब लूट जो झाइन दुर्ग है उस पर अधिकार करके और आसपास में कुछ लूट पाट करके वो वापस से दिल्ली चला जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण 1290 का वो आपका असफल रहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो घटना घटती है वो ये है कि हमीर देव चौहान का जो सेनापति है गुरदास सैनी वो मारा जाता है। बाकी कुछ इसमें ना ज्यादा नुकसान जो है वो आपका कहीं आपके दिल्ली के सुल्तानों को होता है और ना ज्यादा जो नुकसान है वो आपके रणथंबोर के चौहान जो शासक है हमीर देव चौहान उसको होता है। देन 1291 की हार के बाद जलालुद्दीन जो दोस्तों है वो आपका 1292 में पुनः आपका रणथंबोर की तरफ आता है। तो 1292 का जो अभियान होता है दोस्तों वो आपका सेकंड आक्रमण होता है आपका जलालुद्दीन खिलजी का। और जलालुद्दीन खिलजी जो है
वो इस पे आक्रमण करता है 1292 में, लेकिन 1292 में भी वो रणथंभौर को नहीं जीत पाता है। उसके बाद वो ये पूरी तरह से अपने मन से अपनी भावना जो है उसको निकाल देता है कि अब रणथंभौर को जीत पाना मेरे लिए संभव नहीं है, और वो वापस से दिल्ली चला जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, दो आक्रमण जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किए जाते हैं 1291 और 1292, और 1291 में केवल झाइल का दुर्ग जो है उसको जीता जाता है, जबकि रणथंभौर दुर्ग को जीतने में आपका असफल होता है। देन 1292 जो है उसमें भी आपका असफल होके लौट जाता है। तो ये जलालुद्दीन के साथ में आपका इसका जो एक पूरा सफर जो है वो आपका रणथंभौर यानी हमीर देव चौहान का रहता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही जलालुद्दीन जो है वो वापस लौट जाता है, उसके बाद से दोबारा जलालुद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर की तरफ नहीं आता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि रणथंभौर दुर्ग को जीत पाना संभव नहीं है। जलालुद्दीन को मारने के बाद उसका भतीजा दिल्ली में सुल्तान बनता है, और उसका नाम होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भारत के महानतम खिलजी शासकों में से माना जाता है। न केवल खिलजी शासकों में से, बल्कि दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तानों में उसकी गिनती होती है। जब उसको लगता है कि मैं सारी चीजें जीत रहा हूं, तो रणथंभौर भी है वो भी मेरे को जीतना चाहिए। और रणथंभौर जो है वो उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो अजय दुर्ग था, क्योंकि उसका चाचा जो है वो हबी जलालुद्दीन उसको जीत नहीं पाया था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये आपका विचार था कि इसको जीतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जलालुद्दीन जो है वो दोस्तों आपका क्या था, साम्राज्यवादी आपका शासक था। साम्राज्यवादी जो है का मतलब था कि वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, और इसी विस्तार क्रम में वो रणथंभौर पे आक्रमण करता है। ना केवल साम्राज्यवादी बल्कि और कई आपके रीजन थे जिनके कारण वो आपके इस पे आक्रमण करता है। उन रीजनों को भी हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन जो है उसके रणथंभौर पे आक्रमण करने के क्या रीजन है थे। अलाउद्दीन जो है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, वो रणथंभौर के चौहान जो है यानी हमीर चौहान उस पे आक्रमण करता है। उसमें कई सारे रीजन आपको दिखाई देंगे। पहला रीजन है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी साम्राज्यवादी नीति, कि वो अपने साम्राज्य को चारों तरफ में बढ़ाना चाहता था, और कोई भी ऐसा क्षेत्र वो भारत के अंदर या दिल्ली के आसपास ऐसा नहीं चाहता था जो उसकी नजरों से बचा रहे, या जो अपने आप को अजय जाने, जो उसकी दास्ता स्वीकार नहीं करता था, उन सब चीजों को वो जीतना चाहता था। तो इसी क्रम में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस पे आक्रमण करता है। तो पहला रीजन अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों आपके इस किले पे आक्रमण करना या रणथंभौर या हमीर देव चौहान पे आक्रमण करने का था साम्राज्यवादी नीति। देन सेकंड जो था कि दिल्ली के जो आपके सुल्तान थे, अब तक के जो दिल्ली के सुल्तान थे, आप मोहम्मद गोरी से लेके इल्तुतमिश से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन से लेके रजिया सुल्तान से लेके जलालुद्दीन खिलजी तक के मान सकते हैं, उन सभी शासकों ने यहाँ पे जो आपके रणथंभौर के जो चौहान शासक थे उन सभी से दास्ता स्वीकार कराई। एक जलालुद्दीन खिलजी को छोड़ दे तो दास्ता स्वीकार कराई, और इसके साथ टैक्स जो है वो भी लिया। नियमित रूप से टैक्स जो है राजस्व उनसे वसूल करते थे। लेकिन लेकिन जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात रखी इसके सामने, आपके रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के सामने, कि आप हमारी दास्ता स्वीकार कीजिए और इसके साथ आप टैक्स दीजिए, जैसे कि आपके पूर्वज जो है हमें देते आए थे। तो हमीर देव चौहान जो है वो दोस्तों उसको टैक्स देने के लिए और दास्ता स्वीकार करने के लिए मना कर देता है, और इसी रीजन के कारण जो है वो कहा जाता है इस पे आक्रमण किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपका रीजन माना जाता है, जो एट लास्ट लास्ट तक हम जिसकी जिक्र करेंगे या जिसके बारे में बात करेंगे, वो है कि हमीर देव चौहान का हट्टी होना या हट्टी होके उनके विरोधियों को शरण देना, जिसमें मुख्य था मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद और उसके साथी जो थे वो उनको शरण देता है, और ये शरण देना ही उनके लिए क्या बनता है, आपका इस युद्ध का रीजन बनता है, जो अलाउद्दीन खिलजी और आपके रणथंभौर के बीच में होता है। बात दोस्तों 1298 की है, जब आपके गुजरात के सोम मंदिर को लूटा जाता है, और गुजरात के सोम मंदिर को लूट के और जो आपके खिलजी जो थे
अलाउद्दीन खिलजी, उसके सैनिक जिसमें मोहम्मद शाह और उसके साथी थे, वो कुछ लूट का माल अपने पास रख लेते हैं और जब सुल्तान द्वारा उनसे लूट के माल की मांग की जाती है तो देने से मना कर देते हैं और उसी समय वो आपके बीच में पड़ने वाले रणथंभौर सवाई माधोपुर के दुर्ग में आपके हमीर देव चौहान के पास में चले जाते हैं और हमीर देव चौहान उनको शरण देता है। इस बात का पता जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी उसको मना करता है, लेकिन हमीर जो है वो अपने हट के कारण उनसे बात नहीं करता है या उनको वापिस जो है सुल्तान को सुपुर्द नहीं करता, जिनके कारण ये युद्ध होता है। इसके अलावा दोस्तों एक रीजन और भी माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस रीजन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, फिर भी हम उसकी बात करेंगे क्योंकि ये आपकी इतिहास की पुस्तकों में कहीं ना कहीं दर्ज है। जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, उसकी एक बेगम होती है जिसका नाम होता है चिमना बेगम, और कहा जाता है कि चिमना जो बेगम थी वो अलाउद्दीन खिलजी से नफरत करती थी और उसके विरोधी मंगोल जो सैनिक था मोहम्मद शाह उससे प्यार करती थी। एक दिन जब दोनों चर्चा कर रहे थे तो मोहम्मद शाह जो है उसको कहती है वो कि आप राजा बन जाइए, आप शासक बन जाइए, आप दिल्ली के सुल्तान बन जाइए और अपने जो है इस मोहम्मद जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है इसको मौत के घाट उतार देते हैं। ये बात उसकी दासी सुन लेती है और जाके आपके अलाउद्दीन खिलजी को बता देती है। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसी समय चिमना बेगम को मार देते हैं और इस षड्यंत्र के लिए आपके मोहम्मद शाह है उसको भी मारना चाहते हैं, जो उस समय कहाँ पे था आपका इस रणथंबोर के शासक के हमीर देव के पास था, जिसकी वजह से वो उसको वापस चाहते हैं लेकिन हमीर देव नहीं देता है। तो ये भी रीजन था। तो इसमें आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंबोर पे आक्रमण करता है, तो उसमें उसकी चिमना बेगम जो थी उस वो भी रीजन था, आपके साम्राज्यवादी नीति थी वो भी रीजन था, इसके विरोधी जो है उसको शरण देना ये भी रीजन था, टैक्स नहीं देना ये भी रीजन था और दोनों ही ओर से आपके साम्राज्यवादी जो था होना ये भी रीजन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पे आक्रमण के पीछे बहुत सारे आपके रीजन दोस्तों माने जाते हैं। अब दोस्तों देखिए डॉक्टर के एस लाल जो है वो थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं और वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपके रणथंबोर पे आक्रमण करता है, उसके पीछे ये रीजन थे। पहला, रणथंबोर का दिल्ली के नजदीक होना, यानी रणथंबोर जो है उसका किला है, उसकी सामरिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वो दिल्ली के नजदीक था, इसीलिए इस पे आक्रमण किया। दूसरा वो रीजन देखते हैं कि यहाँ पे अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन खिलजी 2 बार आपके हार जाता है, हालांकि झाइन युद्ध झाइन का किला जीतता है, देन दोनों बार 1291 और 1292 में आपके जो रणथंबोर का शासक है उस रणथंबोर के शासक से हार जाता है हमीर देव चौहान से, जिससे कहीं ना कहीं खिलजी जो डायनेस्टी है उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इतनी बड़ी डायनेस्टी या इतना बड़ा जो एक वंश है खिलजी वंश, वो एक छोटे से आपके रणथंबोर के शासक से हार गया, तो इस प्रभाव को खत्म करने के लिए आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस पे आक्रमण करता है। तो तीसरा रीजन ये डॉक्टर एस लाल बताते हैं दोस्तों कि दुर्ग की अजेयता, यानी आज तक वो दुर्ग जो है वो किसी के द्वारा नहीं जीता गया था, किसी भी दिल्ली सुल्तान के द्वारा, किसी भी आपके और शासक के द्वारा वो नहीं जीता गया था। तो कहीं ना कहीं अजेय जो था, ये अजेयता ही इसका रीजन जो है वो डॉक्टर एस लाल मानते हैं। चौथा रीजन वही रीजन जो हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि मोहम्मद शाह जो है और उसके साथी जो है वो इसकी शरण में चले जाते हैं, ये भी रीजन था। अगर ऊपर के रीजन और इस रीजन की दोस्तों बात करें तो इनमें केवल और केवल ये 2 नए रीजन है, ये आप इनमें भी शामिल कर सकते हैं कि दुर्ग की अजेयता और जलालुद्दीन का 2 बार वहां से आपका हार जाना, ये रीजन था। तो ये सब रीजन जो है इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका किस पे आक्रमण करता है, आपका इस दुर्ग पे आक्रमण करता है। अब देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कब आपका आक्रमण करते हैं। हमने जलालुद्दीन खिलजी की बात की थी 1251 और 1292 में, पहला 1291 में, देन 1292 में। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दोस्तों पहला आपका आक्रमण करता है 1300 के अंदर, 1300 के अंदर 1300 ईस्वी जो है उसमें आक्रमण करता है। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों उसके पास आपके 4 खान होते हैं, उन 4 खान में से 3 खान आपके इस रणथंबोर के युद्ध के लिए भेजे जाते हैं, जिसमें नुसरत खां, उलुंग खां और आपका अलप खां। यानी नुसरत खां,
ये तीन इसके सेनापति होते हैं दोस्तों, उलंग खान, नुसरत खां और अलप खां। इन तीनों सेनापतियों को भेजता है। तीनों सेनापति जो है वो आपके बनास नदी के किनारे 1300 में पहुंचते हैं। यहाँ पे हरे भरे जो खेत है उसको नष्ट किया जाता है, ताकि वहां पे जो इस रणथंबोर के जो सैनिक है उनको खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो सके। और इसी समय जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह ये सेनापति भी आपके जहाइन जो दुर्ग था उस पर पहले आक्रमण करते हैं। जहाइन दुर्ग को जीत लिया जाता है और जहाइन दुर्ग का नाम बदल के नौशहर कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि आपका जो झाइन जो दुर्ग है, झाइन जो दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम बदल के क्या किया जाता है, तो नौशहर किया जाता है। और किस आक्रमण में किया जाता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1300 है, उसमें आपका इसका नाम बदल के आपका नौशहर कर दिया जाता है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब आपके रणथंबोर के शासक को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई है और वो धीरे धीरे आपके रणथंबोर की तरफ बढ़ रही है, तो उस समय जो रणथंबोर का शासक होता है दोस्तों आपका हमीर देव चौहान, वो भी अपने दो सेनापति उस समय उसके पास होते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह। और भीम सिंह और धर्म सिंह जो है उन दोनों को युद्ध के लिए भेजता है। भीम सिंह और धर्म सिंह को दोनों के लिए आपका युद्ध के लिए भेजता है। और दोनों ही दोस्तों बड़ी कुशलता से अपने सैनिकों के साथ में युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में भीम सिंह जो है वो मारा जाता है। उनका मुख्य सेनापति या कह सकते हैं कि रणथंबोर के शासक जो आपके प्रिय था, जिनका प्रिय था, वो भीम सिंह जो है इस युद्ध में मारा जाता है। ये युद्ध जो है दोस्तों हिंदुवात नामक स्थान पे होता है। तो इस स्थान के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध में जो है वो आपके भीम सिंह की मृत्यु होती है। तो 1300 में जो आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी उसमें होती है। भीम सिंह जो है वो इसका आपका जो रणथंबोर के शासक जो था उसका हमीर देव चौहान का मुख्य सेनापति था, जिसमें दूसरा सेनापति इनका धर्म सिंह था। इस युद्ध में आपका हिंदुवात नामक स्थान, इस आक्रमण हिंदू नामक स्थान पे युद्ध होता है जिसमें भीम सिंह मारा जाता है। अब दोस्तों युद्ध के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अब जब आपका, क्योंकि इस युद्ध में एक चीज और ध्यान में रखनी है हमें कि खुद जो आपका रणथंबोर का शासक है जो आपका हमीर देव चौहान वो भाग नहीं लेता है। और वो भाग नहीं लेने के पीछे जो रीजन होता है दोस्तों वो उस समय कोटिजन यज्ञ कर रहा होता है। और कोटिजन यज्ञ का ये नियम उसने बना रखा था या उस समय होता था कि उसमें मौन व्रत धारण होता था। और मौन व्रत धारण करके वो अपने कोटिजन यज्ञ में विलीन था या कह सकते हैं लीन था। तो वो उस समय युद्ध में नहीं गया था। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मुख्य जो शासक था वो नहीं गया था, उसके सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह जो है वो आपके युद्ध में जाते हैं। और दोनों जो है युद्ध में आपके मुगलों को सॉरी दिल्ली के सुल्तानों को आपका हरा देते हैं। उसमें भीम सिंह जो है वो आपके इस हिंदुवात नामक स्थान पे मारा जाता है। जैसे ही दोस्तों ये हिंदुवात नामक स्थान जो है इसमें कैसे मारा जाता है, इसके पीछे भी थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता दूं कि जैसे युद्ध जो है उसमें जीत जाते हैं भीम सिंह धर्म सिंह दोनों जब आपके लौटते हैं, तो जब आपका भीम सिंह जो है खुशियां मनाते लौट रहे थे तो भीम सिंह जो है वो अपनी सेना जो है उसकी टुकड़ी आपकी धर्म सिंह के नेतृत्व में पीछे रह जाती है। और भीम सिंह कुछ सैनिकों के साथ में आगे बढ़ता है। और इसी बीच में जब आपकी सेना जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो हार के वापस जा रही थी, तो उसने छुप के आपके भीम सिंह पे आक्रमण किया। और उसी युद्ध में जो है उसी आक्रमण में आपका भीम सिंह जो है इंदुवात नामक स्थान पे मारा जाता है। अब इस युद्ध की प्रतिक्रिया जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से क्या हुई और आपके इसकी तरफ से क्या हुई। दोस्तों देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके शासक या उसके सैनिक या उसके जो ये वाले हैं जो आपके सेनापति तीनों, ये वापस से दिल्ली लौट जाते हैं हार के। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों उसको ये लगता है कि इस गढ़ को जीत पाना या इस किले को जीत पाना इतना सरल नहीं है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है युद्ध का, सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है आपकी इस जो आपका हमीर देव चौहान है इसकी तरफ से। क्योंकि इसका मुख्य सेनापति जो भीम सिंह है वो मारा जाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं जब वो कोटिजन यज्ञ से वापिस आते हैं आपके हमीर देव चौहान, तो उनको लगता है
कि इस भीम सिंह की मृत्यु के पीछे आपका धर्म सिंह का हाथ है, क्योंकि धर्म सिंह अगर सही समय पे उसके साथ दिया होता, आज भीम सिंह जो है वो जिंदा होता। उसको धर्म सिंह जो है उसको उसका मंत्री होता है, उसको मंत्री पद से वहां पे हटा दिया जाता है, और देन मंत्री पद से हटा के उसको अंधा कर दिया जाता है। और उनका भाई जो था धर्म सिंह का, उनका नाम था दोस्तों भोज। इस भोज को वहां पे मंत्री बनाया जाता है, लेकिन भोज जो है वो इस काबिल नहीं था कि वो इस पद को संभाल सके। थोड़े समय बाद में ही उसको पद से हटा दिया जाता है। धर्म सिंह जो है वो वापिस से अपनी चापलूसी करके और जो है पुनः मंत्री पद ले लेता है। जब पुनः मंत्री पद ले लेता है तो उसके बाद जो है धर्म सिंह का भाई भोज, जो जिसको पहले राजा बनाया, मंत्री बनाया था, वो कहाँ पे चला जाता है, अलाउद्दीन के पास अपने भाई के साथ में। अलाउद्दीन जो है उसकी शरण में चला जाता है। अलाउद्दीन को वहां पे मोटिवेट करता है कि आप जाइए और वापिस से आपका इसके ऊपर आक्रमण कीजिए। कुछ वहां पे कमियां जो थी आपकी रणथंबोर दुर्ग की या रणथंबोर शासक की, वो अलाउद्दीन के साथ में शेयर की जाती है, जिससे अलाउद्दीन जो है वो मोटिवेट होकर आपका सेकंड जो आक्रमण है वो इसके ऊपर करता है। एक जो अलाउद्दीन, जो आपका धर्म सिंह जो था, वो जैसे ही उसको मंत्री बनाया जाता है दोस्तों, तो धर्म सिंह जो है वो उसके ऊपर, आपकी जनता जो है उसके ऊपर कर बढ़ा देता है, जिससे जो छवि आपकी हमीरदेव चौहान की पहले जनता के अंदर थी, वो छवि धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। जनता का साथ जो है उनका कम होने लगता है। और इतिहासकारों के द्वारा दोस्तों ये कहा जाता है कि ऐसा करने के पीछे धर्म सिंह जो है वो कहीं ना कहीं अपना बदला निकालना चाहता था। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अगर इतिहास की दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो जब भी युद्ध होता था तो कोई ना कोई टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता था। युद्ध की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए, या युद्ध के अंदर जो खर्च हो रहा है उसको भरपाई करने के लिए। ऐसा पहला यहाँ पे नहीं किया गया, इससे बहुत पहले भी आपके युद्ध के समय जो है वो टैक्स बढ़ाए जाते थे। तो हालांकि इनकी बात जो है वो बाद में करेंगे हम। तो यहाँ पे युद्ध के बाद जो धर्म सिंह जो है उसको पुनः मंत्री बनाया जाता है। धर्म सिंह द्वारा जो टैक्स है उसमें आपकी बढ़ोतरी की जाती है, जिससे जो आपकी छवि है वो छवि को कहीं ना कहीं धक्का आपका लगता है। अब देखिए दोस्तों कि जब ये पूरी कहानी आपकी हो जाती है, जब आपका भोज जो है वहां पे चला जाता है, भोज उनको मोटिवेट करता है, तो उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो आपका सेकंड आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी तो दोस्तों इस समय जो आक्रमण कर रहा था, इस आक्रमण में दोस्तों वो आपके 3 सेनापतियों की जगह आपके 2 सेनापति ही भेजता है। 3 सेनापतियों की जगह 2 सेनापति, जिसमें उलुग खां और नुसरत खां जो है उसको भेजा जाता है, अलग खां को इसमें नहीं भेजा जाता। ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले वाले जो आपका 1300 में उन्होंने आक्रमण किया था, उसमें आपके 3 सेनापतियों को उन्होंने भेजा था, लेकिन सेकंड जो आपका आक्रमण किया था उसमें आपके 2 सेनापतियों के साथ में भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जब आपका उलंग खां और नुसरत खां यहाँ पे आते हैं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उलंग खां जो है वो आपका पहले युद्ध करने के बजाय उससे संधि करने का प्रयास करता है, ट्रीटी करने का प्रयास किया जाता है। और वो ट्रीटी में 2 शर्तें जो है वो आपके रणथंबोर के हमीरदेव चौहान के सामने रखता है। पहली शर्त तो थी कि हमीरदेव की पुत्री जो है उसका विवाह सुल्तान के साथ कर दे, और दूसरा जो मोहम्मद शाह के रूप में उसके पास मंगोल जो सैनिक था, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा विरोधी था, उसको अलाउद्दीन खिलजी को वापिस कर दे। और दोनों ही शर्तें ऐसी थी जो हमीर के स्वभाव या हमीर के लिए दोस्तों पूरी कर पाना या उनको स्वीकार कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो वो अपनी जो अपना दुश्मन था उसको अपनी पुत्री जो है वो दे सकता था, और ना उसने जिसको वचन दे रखा था वो आपका मोहम्मद शाह जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी को दे सकता था। अब इसके साथ साथ ये तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो बताते हैं कि ये 2 शर्तें जो है वो आपके उन्होंने बताई थी। इसके साथ साथ एक साक्ष्य और हमें मिलता है, वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य दोस्तों है वो कहता है कि उस समय जो आपका उलुग खां और नुसरत खान ने जो संधि प्रस्ताव भेजा था, उसमें 1 लाख सोने की मुद्राएं और 300 घोड़े और जो आपके 4 हाथियों की मांग की गई थी कि अगर इतना जो है उनको दे दिया जाए, ये धन दे दिया जाए या 100 और हाथी दे दिया जाए, तो वो आपकी संधि करने को तैयार है।
इसी क्रम में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है वो कहते हैं दोस्तों कि 1 लाख सोने की मुद्राओं की जगह 4 लाख सोने की मुद्राएं जो है वो संधि के रूप में मानी थी। तो ये इतिहासकार और जो साक्ष्य है वो थोड़ा सा इसमें अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं। तो इनके संधि के प्रस्ताव के विषय में हमारे पास में 3 साक्ष्य है। पहला डॉक्टर दशरथ शर्मा का, जिसमें वो कहते हैं कि बेटी का विवाह कीजिए और जो आपका मोहम्मद शाह है उसको वापिस कीजिए। देन जो आपका दूसरा हमीर महाकाव्य है वो कहता है कि 1 लाख सोने की मुद्राएं, 300 आपके हाथ घोड़े और 4 हाथी। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोस्तों वो इसको बढ़ा के आपके 1 लाख सोने की मुद्राओं की जगह 4 लाख सोने की मुद्राओं की बात करते हैं। जब ये आपकी शर्त जो है वो मानने को इनकार कर देता है, हमीर देव जो है वो इसको मानने को आपका मना कर देता है, तो उसके बाद में उलंग खां और नुसरत खां जो है वो दोनों दोस्तों आपके इस किले पे आक्रमण करते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था कि किले पे आक्रमण करके किले को जीत लिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। वहां पे जैसे ये मान लो आपका किला है और यहाँ पे दोस्तों उलुग खां और नुसरत खां जो है इसके नेतृत्व में ये आपका रणथंबोर का किला है, इस पे आक्रमण किया जाता है। और जैसे ही इस पे आक्रमण किया जाता है तो यहाँ पे नुसरत खां जो है वो दोस्तों मारा जाता है। तो कह सकते हैं कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां जो है वो कब मारा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेकंड अभियान के अंदर वो मारा गया था। अब उनका एक सेनापति दोस्तों उलंग खां बचता है और उलंग खां ये सोचता है कि अब इस दुर्ग को जीत पाना हमारे लिए संभव नहीं है। देन वो आपके अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके पास समाचार भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी से रिक्वेस्ट करता है कि बड़ी सेना आप भेजिए। तो वहां पे अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद समझता है कि कहीं ना कहीं इस किले को जीत पाना हमारे लिए मुश्किल है। वो खुद अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ में यहाँ पे आता है और जो उलंग खां है उसका साथ देता है। जब अलाउद्दीन दोस्तों खुद आपके इस अभियान के अंदर आता है, सेकंड आक्रमण के अंदर आता है, तो जो आपकी खिलजी जो सेना थी उसका आपका मनोबल है वो बढ़ जाता है और वो अच्छे उत्साह के साथ आपका सामना करती है रणथंबोर के शासक का। अब दोस्तों देखिए कि जब आपका अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत आपका चालाक व्यक्ति था। उसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि उसका साहस जो था वो शेर के समान था, उसकी चालाकी जो थी वो लोमड़ी के समान थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत लगभग 6 माह तक आपका बाहर उसके किले के बाहर डेरा डाले रखते हैं, लेकिन बाद में भी उनको लगता है कि इस किले को जीत पाना मुश्किल है आपका, क्योंकि अंदर जो आपका ये किला था, इस किले की दीवार जो थी, इसका गेट आपका मान लो ये किला था, यहाँ पे इसके अंदर जो गेट थे ये बंद थे, अंदर जो सारी प्रजा थी, हमीरदेव चौहान जो है वो अंदर बैठा था और यहाँ पे बाहर जो है वो आपके पूरी खिलजी सेना जो थी वो तैनात थी। लेकिन खिलजी सेना जो है वो आपके इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाके आक्रमण करने में असफल थी। तो बाहर बैठे रहे उनका मनोबल जो है वो डाउन होता रहा, उनके सैनिक भी मरने लगे। लेकिन अंदर जो है वो लगभग 6 माह तक वो अंदर जो शासक है जो हमीर देव चौहान है वो आपके बंद रहे। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी को लगने लगा कि वापस जैसे हमारे चाचा जलालुद्दीन खिलजी हार के गए थे तो वो युद्ध, वैसे ही हमें हार के वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो एक चालाकी करता है और चालाकी ये करता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वहां पे समाचार पहुंचाता है आपके रणथंबोर के शासक के पास यानी हमीर देव चौहान के पास कि वो उससे संधि करना चाहता है। हमीरदेव चौहान जो दोस्तों ने भी उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहीं ना कहीं ये माना जाता है क्योंकि उसके किले के अंदर जो है वहां पे भी हमीरदेव चौहान के सामने भी आर्थिक जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न होने लगी, जैसे खाद्य और पानी की। तो रत्तीमल और जो आपका रतिपाल जो है उसको भेजा जाता है हमीरदेव चौहान की ओर से। हमीरदेव चौहान जो है वो आपका रत्तीपाल जो है उसको भेजता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में संधि के लिए। और रत्तीपाल जो है उसको अलाउद्दीन खिलजी प्रलोभन देता है, वो कहता है कि रत्तीपाल अगर आप इस किले को जितवाने में हमारी सहायता करेंगे, अगर हम इस किले को जीत पाए तो इस किले को जीतने के बाद यहाँ का शासक जो है वो आपको बनाया जाएगा।
इस शासक के प्रलोभन में रत्तीपाल आ जाता है दोस्तों, और रत्तीपाल सहायता करने को तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि किस प्रकार से किले को जीता जाए। जब इस योजना के बारे में आपका रत्तीपाल जो है उससे अलाउद्दीन खिलजी डिस्कशन करता है, तो रत्तीपाल कहता है कि कहीं ना कहीं इस किले को जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर जो है काफी शक्तिशाली आपके काफी शक्तिशाली जो है आपके सैनिक है। और आपके काफी शक्तिशाली सैनिक हैं, और इसके साथ साथ जो वहां के जो हमीरदेव चौहान है दोस्तों, वो भी आपके बहुत महान है, इसलिए इस किले को ऐसे जीत पाना आपके लिए संभव नहीं। जब ये सारा डिस्कशन कर रहे थे, तभी जो एक आपका दिल्ली के सुल्तान की तरफ से एक व्यक्ति होता है, और उसके दिमाग में दोस्तों एक आइडिया आता है कि अगर हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो उनके धर्म के विरुद्ध हो, तो आपके इस किले को जीत पाना संभव होगा। जब इस पे विचार विमर्श किया जाता है, देन एक आइडिया आता है कि वहां पे जो अंदर पानी है या अंदर जो खाद्यान्न सामग्री है, उसमें गाय का मांस या गाय का खून अगर मिला दिया जाए, तो उसके बाद हिंदू जो है अपने धर्म के लिए उसका सेवन नहीं करेंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो उन पे आक्रमण कर दिया जाएगा। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों बताई जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ये संभव कैसे होगा, क्योंकि अंदर किले के जाना आपका पॉसिबल नहीं था किसी भी सैनिक के लिए। तो वहां पे फिर रत्तीपाल जो है उसको इस काम के लिए आपका तैयार किया जाता है। रत्तीपाल जो है वो अंदर जाता है, और कहा जाता है कि वो पीने वाले जो पानी था उसमें खून मिला देता है, और जो खाद्य सामग्री थी उसमें गाय का मांस मिला देता है। जब ये बात सुबह वहां की जनता को पता चलती है, सैनिकों को पता चलती है, तो सारे सैनिक जो है इसका सेवन करने के लिए मना कर देते हैं। अब समस्या जो है वो कहीं ना कहीं आपकी आती है इस पूरे रणथंबोर के शासक के सामने कि अब क्या किया जाए, क्योंकि किले के अंदर जो खाद्य सामग्री थी वो धार्मिक दृष्टिकोण से उसको निषिद्ध माना गया था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब सीधा सीधा एक ही जो ऑप्शन बचता था वो था कि आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके साथ में आक्रमण किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों उसके साथ में आक्रमण किया जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे जो शासक था रणथंबोर का, वो हमीरदेव चौहान, वो सोचता है उसके दोस्तों एक पुत्री थी जिसका नाम हमने लिखा था पेमल दे, और उस पुत्री जो है उस पुत्री के विषय को लेकर वो बड़ा चिंतित था। जब उसकी रानी आती है रंग देवी, और रंग देवी कहती है कि आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, आप आक्रमण कीजिए किले के बाहर जाके, क्योंकि अंदर जो है अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, जनता के लिए पॉसिबल नहीं है बैठा रहना, तो कहीं ना कहीं आपको आक्रमण करना पड़ेगा, और इस अगर ये आक्रमण आप करते हो तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं जुहर कर सकती हूँ, आप अपना साका कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो बैठा बैठा सोचता है, और वो कहता है कि मुझे मेरी चिंता नहीं है बल्कि मेरी बेटी की है, क्योंकि उस समय जो तो राजपूत शासकों के अंदर आपका ये एक नियम था कि अगर किसी बेटी का विवाह नहीं किया जाता था तो उसका जोहर नहीं हो सकता था, और जब जोहर नहीं होगा तो ये बेटी जो है वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में पड़ेगी, और अलाउद्दीन खिलजी जो है पता नहीं इसके साथ क्या क्या करेगा। तो इसी बेटी को लेके वो परेशान होता है, और जब यह बात अपनी रानी के साथ में शेयर करता है दोस्तों, तो वहां पे रानी भी परेशान हो जाती है। उसके बाद उनकी बेटी जो है वो बाहर घूमने के लिए गई थी, वो एंट्री करती है, और वो बात उनकी सुन लेती है। जब वो कहती है कि पिताजी मेरी वजह से अगर आप इस तरह से परेशान हो तो कहीं ना कहीं मुझे मार दीजिए। वहां पे कहा जाता है दोस्तों कि ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार देखें तो वहां पे कहा जाता है कि एक समय वो तलवार लेके खड़ा होता है आपका हमीर देव चौहान, लेकिन अपनी बेटी को मार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। तो उसकी तलवार जो है वो गिर जाती है, हाथ से छूट जाती है, और उसके बाद कहा जाता है कि रंग देवी जो है वो पद्माला तालाब के तरफ देखती है, छत के ऊपर जाती है और वहीं से छलांग लगा देती है, और पद्माला तालाब के अंदर वो अपना जो है डूब के अपनी जान दे देती है।
जब ये बात दोस्तों आपके हमीर देव चौहान को पता चलती है और उसकी रानी रंगदेवी को पता चलती है, तो उसके सामने जो एक समस्या क्रिएट थी अपनी बेटी को लेकर, वो अब खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं हमीर देव चौहान को ये लगा कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से मेरी एक जो पुत्री थी वो भी आज इस दुनिया से चली गई, तो मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है। वो अपनी जनता का साथ लेके और गेट जो है दरवाजे उसके खोल देता है और बाहर निकलता है, और बाहर निकल के आपका इसके साथ में युद्ध करता है। जब दोस्तों इसके साथ में युद्ध करता है तो आपका हमीर देव चौहान जो है वो मारा जाता है। उसकी रानी रंगदेवी जो है, उस रानी रंगदेवी जो है वो जौहर करती है, और रानी रंगदेवी जौहर करती है उसके साथ में बहुत राजपूत जो स्त्रियां हैं वो भी जौहर करती है। पुरुष जो है वो साका करते हैं। जौहर का मतलब आग अग्नि में कूद के अपनी जान दे देना, और साका का मतलब है केसरिया वस्त्र धारण करते हुए युद्ध में काम आ जाना। और इस युद्ध में कहा जाता है दोस्तों कि मुस्लिम जो महिलाएं थी, मोहम्मद शाह जो था जिसको शरण इसने दे रखी थी, उसकी पत्नी उसके परिवार के लोग भी यहाँ थे, वो भी इसके साथ में जौहर करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम का समन्वय का ये जौहर जो है वो राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। और ये आपका 1301 में होता है। यहाँ पे 10 जुलाई 1301 को जो है पतन हो जाता है आपके इस किले का, यानी रणथंबोर किले का। और इसके बारे में इलियट जो है दोस्तों ये कहता है कि ये तारीख जो है वो आपकी 11 है और हमीर महाकाव्य जो है 12 है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इसका पतन हुआ था दोस्तों वो 10 से लेके 12 के बीच में हुआ था। 10 जुलाई से लेके आपके 12 जुलाई जो है इसमें अलग अलग सोच के हिसाब से माना गया है, और 1301 में आपका दुर्ग का पतन हो जाता है। अब इसमें आगे कुछ और है तो इसके बारे में चर्चा वो हम दोस्तों कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कि इस युद्ध जो था, ये युद्ध जो था अलाउद्दीन सेकंड का 1301 का, इसका क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ा। इसका इम्पैक्ट जो है कि इस युद्ध के बाद जो रणथंबोर के जो राजपूत शासक थे उनका सूर्यास्त हो जाता है। रणथंबोर जो है वो दोस्तों अब दिल्ली का भाग बन जाता है। अमीर खुसरो के अनुसार कुर्फ का गढ़ जो है वो इस्लाम का सदन हो गया, ये बात अमीर खुसरो ने कही थी। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध में जो है ये बात कही गई थी। तो ये आपका रणथंबोर जो है, इस रणथंबोर के युद्ध में, और कब कही गई थी तो 1301 में जीत के बाद। और किसने कही थी तो अमीर खुसरो ने कही थी दोस्तों। और अमीर खुसरो जो है उसने क्या कहा था, कुर्फ का गढ़ यानी काफिर जो लोग थे, हिंदू जो लोग थे, उनका गढ़ ढह गया है और ये इस्लाम का गढ़ बन गया है। चारों मंगोल जो है वो आपके इस युद्ध में काम आ गए। चारों मंगोल मोहम्मद शाह और उसके साथ में 3 उनके महत्वपूर्ण साथी थे। रणमल और रत्तीमल जो है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि रणमल और रत्तीमल जो है दोनों ही आपके किसकी तरफ मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल जाते हैं। रणमल और रत्तीमल दोनों इसके सेनापति थे आपके जो हमीर देव चौहान के। और दोस्तों ये दोनों है जो सैनिक अपनी जो उसके गेट के ऊपर या उसके बाहर जो किले की सुरक्षा थी उसमें ढील देते हैं, और देन इनके सैनिक जो है अलाउद्दीन खिलजी के, वो रस्सियों के सहारे किले में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद वहां पे युद्ध होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको रणमल और रत्तीमल को जो है विश्वासघात के कारण ही आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है मौत के घाट उतार देता है। वो कहता है कि जो अपने स्वामी का नहीं उसका वो मेरा क्या होगा, और इसी क्रम में रणमल रत्तीमल दोनों को मार दिया जाता है। तो ये कुछ जो है दोस्तों इसके इम्पैक्ट थे। अब देखिए कि हमीर देव जो है उसकी पराजय के क्या कारण थे, और आपके अलाउद्दीन खिलजी के विजय के क्या कारण है। हमीर देव चौहान जो है उसका पहला तो ये है कि राजनीतिज्ञ नहीं होना। कि जिस प्रकार से आपके जितना चालाक और जितना तेज आपका अलाउद्दीन खिलजी था, वैसा दिमाग उनका नहीं था, वो इतना राजनीतिज्ञ नहीं था। दूसरा दोस्तों देखिए कि अमीर देव जो है वो अच्छा अर्थ विशेषज्ञ नहीं होना, यानी अगर वो अच्छा अर्थ विशेषज्ञ होता तो वो धर्म सिंह को दोबारा से वहां पे मंत्री नहीं बनाता, और ना ही धर्म सिंह जो है इतने टैक्स जो है वो आपके इम्पोज करता जनता के ऊपर। हमीर जो है उसके साथियों का विश्वास करना, यानी रणमल और रत्तीमल जो है किससे मिल जाते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी से। दुर्ग की सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं करना, ये भी एक रीजन रहा था। दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होना, ये भी इसकी पराजय का रीजन रहा था। और हमीर देव जो था उसकी दिग्विजय नीति की भावना के कारण ही उसका जलालुद्दीन खिलजी से आक्रमण होता है। इसी कारण से उसका अलाउद्दीन खिलजी से
आक्रमण होता है। अगर वो अपने रणथंबोर तक सीमित रहता तो शायद ये आक्रमण जो है वो आपका नहीं होता। तो ये कुछ रीजन जो है दोस्तों, ये इसकी हार के रीजन है, इसकी पराजय के रीजन है। अब देखिए दोस्तों, हमीरदेव चौहान की बात करें तो हमीरदेव चौहान जो उसके मूल्यांकन की बात करें, उसके एवोल्यूशन की बात करें कि हमीरदेव चौहान जो था वो किस प्रकार का आपका शासक था। हमीरदेव चौहान जो था वो दोस्तों एक उच्च कोटि का सेना नायक उसको माना गया था, हिंदू धर्म का रक्षक माना गया था, शरणागतों को रक्षक, जैसे आपके मोहम्मद शाह जो है, इस मोहम्मद शाह और अन्य को वो क्या करता था कि जो उसकी शरण में आ गया उसको रक्षक, उसका रक्षक बन जाता था, एक कूटनीतिज्ञ था। तो ये कुल मिला के जो है इसके मूल्यांकन के बारे में बात की है हमने कि हमीरदेव चौहान जो था उसका मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि कुछ इस युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या है कि राजस्थान का पहला साका और पहला जोहर जो है वो 1301 में रणथंभौर में हुआ था। हालांकि इससे पहले भी जोहर और साके जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास भी आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आरपीसी या अन्य जो आपके एजेंसी उसके हिसाब से देखें तो इसको पहला साका जो है 1301 का आपका माना जाता है, इसी को जोहर माना जाता है। आपका राजस्थान का पहला जल जोहर जो है वो इसी को माना जाता है। ये पद्ममाला तालाब जो है इसमें आपकी इसकी पुत्री जो है वो कूद कर जान दे देती है, तो इसको भी जल जोहर पहला माना गया है, क्योंकि देवल दे जो है वो इस पद्ममाला तालाब में कूद के आत्महत्या कर लेती है। एक दोस्तों देवल दे के बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है देवल देरो आत्मोत्सर्ग। ये देवल देरो आत्मोत्सर्ग है, ये पुस्तक है, और ये किसकी पुस्तक है? ताऊजी शेखावटी की, जो आपकी राजस्थान बोर्ड के अंदर पहले ये पुस्तक जो है वो इतिहास के रूप में लगती थी, लेकिन अब नहीं है। फिर भी हमें याद रखनी है कि ताऊ शेखावटी की पुस्तक देवल देरो आत्मोत्सर्ग, इसमें जो आपकी देवल दे है, जो आपकी पुत्री है इसकी हमीर की, इसके बारे में बहुत कुछ बातें जो है वो लिखी गई है। इसके साहस और शौर्य के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन जो आपका किया गया है। अब देखिए दोस्तों, हमीर देव चौहान के बारे में आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसमें एक कहा गया है कि सिय सुवन सत्य वचन पुरुष, कदली फले एक बार, तिरिया तेल चढ़े हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये इसकी हट के बारे में दोस्तों बात जो है हमीर के बारे में कही गई है कि सिंह के एक ही बार, सिंह जो है यानी शेर जो है वो एक बार संतान को जन्म देता है। सत्य लोग जो है, सत्य पुरुष वचन मीन्स एक बार कोई बात कहते हैं, केला यानी केले का जो पेड़ होता है उसके एक बार फल लगता है। स्त्री को एक बार तेल यानी उसके विवाह जो है वो एक बार होता है। इसी प्रकार से हमीर का हट जो है वो एक बार होता है, जैसा हट उसने कर लिया वैसा दूसरा कोई हट नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा जाता है हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और शायद ये हट ही ऐसा था जिसकी वजह से हमीर देव चौहान जो है उसका पतन होता है, रणथंबोर का पतन होता है। तो ये जो है हमने इसके विषय में जाना। तो आज के दोस्तों इस लेक्चर में हमने हमीर देव चौहान जो है उनसे पहले के जो दिल्ली के शासक थे और उनके पृथ्वीराज चौहान से, गोविंद राज से चल के कैसे चौहान जो वंश था रणथंबोर का वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हमीर देव चौहान आते हैं, देन जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उसके आक्रमण होते हैं, और किस प्रकार से जो है उसका पतन होता है, उस तक की पूरी जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास किया। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।